हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दीपावली की खुशियों में खलल, बोकारो के पटाखा बाजार में लगी आग, 66 दुकानें हुई खाक। दीपावली की खुशियों के बीच बोकारो से एक दर्दनाक खबर मिल रही है। यहाँ पटाखे के बाजार में भीषण आग लग गई। मिली खबर के मुताबिक गरगा नदी किनारे लगे इस पटाखों का बाजार में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बोकारो चास मुख्य सड़क पर गरगा नदी पुल के किनारे लगे 66 पटाखे की दुकानों में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण लगभग 50 दुकानें जलकर खाक हो गई। दरअसल बोकारो में दीपावली के लिए लगी पटाखे के बाजार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पटाखों के सभी दुकानों में एक के बाद एक आग लगती चली गई। पटाखों के आवाज से पूरा बाजार दहल उठा। चंद मिनटों में आग ने भीषण रूप ले लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गई। गांडे में जयराम को धोखा, जेएलकेएम के प्रत्याशी ने थाम लिया झामुमो का दामन। गांडे से जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी गुरुवार को झामुमो में शामिल हो गए। उन्होंने गुरुवार का अपने समर्थकों के साथ मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रिजवान सहित उनके सभी साथियों का स्वागत किया। बता दें कि गांडे से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जेएमएम की ओर से विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार हैं। जयराम महतो की पार्टी ने कल्पना के मुकाबले रिजवान को मैदान में उतारा था, लेकिन अब उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है और कल्पना को जिताने की बात कही है। कुछ दिन पहले रिजवान क्रांतिकारी ने बातचीत में कहा था कि जयराम महतो पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा है और पार्टी को जनबल का साथ है। खासकर गांडे सीट में उनको जनसमर्थन हासिल है, लेकिन अब जयराम की पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। जयराम का खास माने जाने वाले रिजवान क्रांतिकारी ने एक तरह से जेएमएम के सामने सियासी सरेंडर कर दिया है। हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर विवाद, भाजपा ने पूछा 5 साल में 7 वर्ष कैसे बढ़ गई सीएम की आयु। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उम्र पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि वह 5 वर्षों में 7 साल कैसे बड़े हो गए हैं। इसके लिए पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव और बीते विधानसभा चुनाव के लिए सोरेन की तरफ से दाखिल किए गए शपथ पत्र का हवाला दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सोरेन ने साल 2019 में जो शपथनामा दिया था, उसमें उन्होंने उनकी उम्र 42 साल बताई थी, जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने जो शपथनामा दाखिल किया है, उसमें उन्होंने अपनी उम्र 49 वर्ष बताई है। भाजपा का कहना है कि अब यह तो हेमंत सोरेन ही बता सकते हैं कि 2019 में उनकी उम्र सही थी या 2024 में उन्होंने जो उम्र दाखिल की है वह सही है। अगर 2024 में उनकी उम्र सही है तो इसका मतलब है कि उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव गलत शपथनामे पर जीता था, और अगर ऐसा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। बता दें कि चुनाव आयोग, नेशनल वॉच और एडीआर में दर्ज आंकड़े के अनुसार 2019 में हेमंत सोरेन 42 साल के थे, जबकि 2024 में उनकी उम्र 49 वर्ष बताई जा रही है। तमाड़ में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रक को पार्सल ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, चालक की मौत। रांची टाटा राजमार्ग पर तमाड़ थाना क्षेत्र के रोलाडीह में भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे में एक खड़ी ट्रक को पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में टक्कर मारने वाले ट्रक चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि उसका खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। बता दें, पार्सल ट्रक ने कोयला से लदी ट्रक को पीछे से टक्कर मारा था। वहीं दुर्घटना के कारण करीब 1 घंटे तक रांची टाटा मार्ग
पर आवागमन बाधित रहा। हादसे को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक तमाड़ के रोलाडी में हाईवे में बीच सड़क पर ब्रेकडाउन के कारण कोयला लदी एक ट्रक 2 दिनों से खड़ी थी। इसी दौरान रांची से टाटा की ओर जा रही एक पार्सल ट्रक, जो काफी तेज रफ्तार में थी, ने पीछे से कोयला लदी ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पार्सल ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद पार्सल ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी को गंभीर चोट आई है। रफ्तार तेज होने के कारण टक्कर के बाद चालक का शरीर सीट और स्टीयरिंग के बीच फंस गया। काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर शव को निकाला गया। तमाड़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। शव की पहचान तारीफ माजिद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो हरियाणा के मेवात का रहने वाला था। मिथिलेश ठाकुर को वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश, मंत्री बोले विपक्ष की सारी साजिशें नाकाम होंगी। गढ़वा विधायक व पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को गुरुवार को वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इस बाबत ठाकुर ने कहा कि ये हताश विपक्ष की साजिश है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दरअसल विपक्ष को विधानसभा चुनाव में अभी से हार तय लगने लगी है, इसलिए वे मेरी साख और लोकप्रियता को तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं होंगे। बता दें कि मिथिलेश ठाकुर गढ़वा विधानसभा से जेएमएम के प्रत्याशी हैं। ठाकुर ने कहा कि एक खास नंबर से उनको कई बार वीडियो कॉल किया जा रहा था। इसे रिसीव करने पर अश्लील तस्वीरें आने लगी। उन्होंने तुरंत इस कॉल को कट किया और इस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाने लगा, उनको धमकी मिलने लगी। इस बाबत उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कहा है कि इस नंबर के खिलाफ कंप्लेन की जा रही है और इस साजिश के पीछे जो भी लोग होंगे उनको उनके किए की सजा दिलाकर रहेंगे। मंत्री ने कहा कि ये उनके खिलाफ विपक्ष की एक और साजिश है, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे इस तरह का कृत्य करने वालों लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है वे हरकतों से बाज आएं, जनता सब कुछ देखती और समझती है। 107 करोड़ की फर्जी निकासी मामला, 302 बैंक खातों की जांच शुरू। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग और ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खातों से 107 करोड़ रुपए के फर्जी निकासी मामले में गठित एसआईटी की टीम अब 302 से ज्यादा उन खातों को खंगालने में जुटी है, जिनमें 107 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई है। झारखंड में सरकारी कर्मियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के गबन के मामले में झारखंड सीआईडी की टीम अपनी जांच में जुटी हुई है। अब तक इस मामले में 70 लाख से ज्यादा रुपए बरामद करते हुए सीआईडी ने केनरा बैंक के मैनेजर सहित आधा दर्जन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब जिन बैंक खातों के जरिए करोड़ों की राशि का बंदरबाट किया गया, उनकी जांच शुरू की गई है। झारखंड सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि यह मामला काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की टीम इसमें काफी मेहनत कर रही है। उन सभी 302 खातों की जांच भी शुरू की गई है, जिनमें करोड़ों की राशि डाली गई थी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि ऐसे कई खातों में भी पैसे गए हैं जिनका इस घोटाले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक 302 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिनके नाम से बैंक खाते हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। झारखंड सीआईडी के द्वारा प्रेस रिलीज के द्वारा वैसे सभी खाताधारी जिनके खाते 107 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में फ्रीज किए गए हैं, उन्हें सीआईडी में आकर एसआईटी के सामने अपना पक्ष रखने को कहा गया है। सीआईडी से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों से भी वैसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिनके खाते फ्रीज किए हुए हैं। झारखंड चुनाव में इस दिन होगी पीएम मोदी की एंट्री, गढ़वा से भरेंगे हुंकार।
गढ़वा में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो गया है। बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गढ़वा पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। गढ़वा हेलीपैड से शर्मा सीधे कार्यक्रम स्थल जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर चेतना में पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को 11 बजे गढ़वा आएंगे और यहां जनसभा करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गढ़वा से झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। विशेष रूप से कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, तमाम बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक तैयारी की जा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बीजेपी की सरकार बनाते ही झारखंड से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा होगी रद्द। भाजपा के चुनाव प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बरकट्ठा विधानसभा के गैड़ा हाई स्कूल के मैदान का निरीक्षण किया। 3 नवंबर को यहां आयोजित होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मीडिया से भी बात की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार चावल दे रही है और हेमंत सरकार केवल झोला दे रही है। मैया योजना पर उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन बंद कर दिया और मनिया को पैसा दे रही है। इस तरह सास बहू के बीच इस सरकार ने लड़ाई करवा दिया है। बीजेपी की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर और खाली वैकेंसी को भरेगी। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही जेएसएस-सीजीएल परीक्षा रद्द होगी। सारी वैकेंसी पुनः बहाल की जाएगी। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा 4 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड दौरा करेंगे। उसकी भी तैयारी चल रही है। पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम गढ़वा और चाईबासा में होगा। छठ पूजा के बाद पुनः चुनाव प्रचार में तेजी लाई जाएगी। झामुमो को लेकर हिमंता ने कहा कि जनता हम पर भरोसा करती है। 80% झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, दलित हैं। झामुमो 20% घुसपैठियों के सहारे चुनाव मैदान में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 2 घंटे देर से बरकट्ठा पहुंचे थे, जिसके कारण वह सड़क मार्ग से रांची के लिए रवाना हो गए थे। दरअसल 3 नवंबर को बरकट्ठा के गैड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसका निरीक्षण के लिए मंगलवार को असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा सभा स्थल पहुंचे थे। इस सभा से अमित शाह बरकट्ठा, बरही और कोदरमा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। ओडिशा के राज्यपाल पर लगे इस आरोप के नहीं मिले सबूत। समीर मोहंती और बन्ना गुप्ता मामले में जांच जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन को चुनाव आयोग से 3 शिकायतें मिली। इन शिकायतों की जांच जिला निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों की ओर से की जा रही है। इनमें एक शिकायत बहरागोड़ा के जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती पर वन विभाग द्वारा प्रदत्त चेक प्रदान किए जाने के संबंध में है। दूसरी शिकायत जमशेदपुर पश्चिम के कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता के भाई की ओर से पैसा बांटे जाने से संबंधित है, जबकि तीसरी शिकायत ओडिशा के राज्यपाल की ओर से चुनाव प्रचार अभियान चलाए जाने को लेकर है। शिकायत को लेकर एडीएम ने जांच के बाद कहा कि इन तीनों मामलों की जांच के दौरान ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कुछ सबूत नहीं मिले हैं। इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है। वहीं बहरागोड़ा प्रत्याशी समीर मोहंती मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता के मामले में जांच जारी है। बता दें, ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास
पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग से शिकायत में कहा गया था कि रघुवर दास एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी झारखंड के चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रघुवर दास जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार और अपनी बहू पूर्णिमा दास के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार डॉ अजय कुमार ने ओडिशा के राज्यपाल पर बूथों पर पैसे बांटने का भी आरोप लगाया। सीएम नीतीश सहित कई दिग्गज करेंगे प्रचार, जदयू के लिए प्रतिष्ठा बनी दोनों सीट। झारखंड में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटा जदयू को अपने दोनों प्रत्याशी सरयू राय और राजा पीटर से काफी उम्मीदें हैं। पार्टी को उम्मीद है कि जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट जीतने में दोनों प्रत्याशी जरूर सफल होंगे। इन दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, श्रवण कुमार सहित कई बड़े नेता झारखंड आने वाले हैं। झारखंड जदयू के महासचिव संतोष सोनी कहते हैं कि दीपावली की वजह से चुनाव प्रचार जोर नहीं पकड़ा है। पार्टी के बड़े नेताओं का कार्यक्रम जल्द ही तय होगा। झारखंड जदयू महासचिव संतोष सोनी ने कहा कि पार्टी न केवल 2 सीटों पर बल्कि एनडीए के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने का काम करेगी। बीजेपी सहित एनडीए के कई अन्य दलों के साथ जदयू के द्वारा साझा चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। जदयू महासचिव संतोष सोनी दावा करते हुए कहा है कि जमशेदपुर पश्चिम में सरयू राय की जीत निश्चित है। वहां की जनता बन्ना गुप्ता के चाल और चरित्र को अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बनने के बाद बन्ना गुप्ता ने गोदाम में छापेमारी की थी। उसके बाद उनका बयान भी गोदाम में अनियमितता को लेकर आया था, मगर उसके बाद किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि यह छापेमारी कहीं चुनाव को लेकर के तो नहीं था। कल्पना सोरेन को देख हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने किया कलेश। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जारी है। इस बीच झारखंड भाजपा प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, जबकि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कल्पना सोरेन कहती हैं कि दुनिया में हेमंत सोरेन से अच्छा कोई नहीं है, और हेमंत सोरेन कहते हैं कि कल्पना सोरेन जितनी अच्छी महिला कोई नहीं है। जैसे पहले सिनेमा हुआ करता था, वैसा ही इन दोनों के बीच हो रहा है। जबकि गरीबों के लिए सोने का सिक्का कहाँ गया, किसी को नहीं पता। उन्होंने आगे कहा, मेरे घर पर भी मेरी पत्नी कहती है कि जैसे हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वैसे ही मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि भाजपा में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के घरों में हंगामा मच गया है। लेकिन हम राजनीति में परिवार के लिए नहीं आए हैं, हम जनता के लिए आए हैं। बाबूलाल मरांडी को घेरने के लिए सीएम हेमंत ने बनाई खास रणनीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल को राजधनवार में घेरने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। झामुमो ने इस सीट से निजामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव मैदान है। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन जल्द ही वहां जाकर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गांडे सीट को भी दोबारा फतह करने के लिए भी चर्चा हुई। गांडे से कल्पना सोरेन खड़ी हैं, सरफराज अहमद भी वहां मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बार बड़ी बढ़त के साथ कल्पना सोरेन की जीत होगी। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन दोनों हमारे स्टार प्रचारक हैं, तो प्रचार अभियान में दोनों जाएंगे ही।
इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन की पहले से भी ज्यादा सीट आएगी। हमारी जीत तय है। चुनाव की रणनीति भी बन चुकी है, पर रणनीति क्या है इसका खुलासा मीडिया को नहीं किया जा सकता। कोडरमा से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, 3 रद्द और 3 का नामांकन हुआ वापसा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कोडरमा विधानसभा सीट से कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन 25 अक्टूबर तक 19 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जिसके बाद 28 अक्टूबर को हुए स्क्रूटनी में 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद 30 अक्टूबर तक और 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 19 उम्मीदवारों में से 3 का नामांकन रद्द और 3 ने नामांकन वापस के बाद अब 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कोडरमा विधानसभा सीट से सभी 13 उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। ये सभी 13 प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह लेकर वोटरों के पास जाकर वोट मांग सकते हैं। इन 13 प्रत्याशियों के बीच 13 नवंबर को चुनावी दंगल होना है। कोडरमा विधानसभा सीट से नामांकन दर्ज करने वालों में से महेंद्र यादव, ईश्वरी राणा और गोपाल यादव ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर सह एसडीओ रिया सिंह ने बताया कि तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद 13 उम्मीदवार कोडरमा विधानसभा के लिए मैदान में हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी और प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद सभी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव को लेकर दिशा निर्देश से भी अवगत कराया गया है। झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव 13 नवंबर को होना है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, दलित आईएएस के बाद अब आदिवासी आईपीएस अफसर को परेशान किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने के निर्देश पर सवाल खड़े किए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले दलित आईएएस अफसर को हटाया गया, लगातार परेशान किया गया और अब आदिवासी आईपीएस अफसर को परेशान किया जा रहा है। सोरेन ने आखिर दलितों, आदिवासियों से भाजपा को इतनी परेशानी क्यों है, इस बाबत हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर देवघर एसपी के पद पर तैनात करने के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल मांगा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी डुंगडुंग को निर्वाचन आयोग ने देवघर से ही चुनाव कार्य से हटा दिया गया था। उन पर एक दल विशेष के पक्ष में काम करने के आरोप पर कार्रवाई की गई थी। लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद फिर से उनकी पोस्टिंग देवघर में की गई। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार को देवघर एसपी को तत्काल हटाने का पत्र भेजा गया है। सरकार की ओर से 3 नामों का पैनल आने के बाद आयोग इस पर फैसला लेगा। वहीं सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्म को हिरासत में लेने के मामले में गिरिडीह एसपी विमल कुमार की भूमिका को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताया है। मिली खबर के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में आयोग गिरिडीह एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। भाजपा प्रत्याशी से खास बातचीत, बांग्लादेशी घुसपैठ पर कही बड़ी बात। झारखंड की सियासी समर में हटिया सीट से चौथी बार किस्मत आजमाने उतरे बीजेपी प्रत्याशी नवीन जायसवाल ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि यहां की जनता जानती है कि कौन अपना है कौन सपना है। संवाददाता भुवन किशोर झा के साथ खास बातचीत में नवीन जायसवाल ने कहा कि हटिया के लोगों ने मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखा है, इसी आधार पर वे जनता के बीच जाएंगे। चुनाव मैदान में उतरे प्रतिद्वंदियों को बरसाती मेढक बताते हुए नवीन जायसवाल ने कहा है कि हटिया की जनता ने मुझे लगातार 3 बार जिताने का काम किया है और अच्छी तरह से जानती है कि कौन उनके सुख दुख में हमेशा बना हुआ रहता है।
विरोधियों के द्वारा किए जा रहे आलोचना का जवाब देते हुए नवीन जायसवाल ने कहा है कि जब मैं विधायक नहीं था उस समय भी सरकार से समन्वय बनाकर यहाँ के लिए काम करता था, मगर अभी 5 साल हमारे विरोधियों की ही सरकार थी। वो इतने दिनों से कहाँ थे? सिर्फ चुनाव के वक्त जनता की याद आना और लंबी लंबी बात करना इनकी फितरत रही है और यहाँ के लोग भी अच्छी तरह से इसे जानते हैं। हटिया में त्रिकोणीय संघर्ष को खारिज करते हुए नवीन जायसवाल कहते हैं कि 2019 की ही तरह इस बार भी कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है उनके साथ 2014, 2019 और 2024 के इस चुनाव में मुकाबला हो रहा है। क्षेत्र की जनता सब कुछ जानती है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में विश्वविद्यालय व जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालय में बार बार असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य के 12 विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक आदि सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने सभी कुलपतियों से स्वीकृत पद के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पद और नियुक्ति की जानकारी ली। रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में भी अदालत ने जानकारी मांगी। कई कुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालय में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की ही जानकारी दी है। यह भी बताया गया कि जेपीएससी को खाली पदों को भरने के लिए अधियाचना भेजी गई है, लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जेपीएससी के सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया। जेपीएससी सचिव उपस्थित हुए। उनकी ओर से बताया गया कि वर्तमान में जेपीएससी में अध्यक्ष का पद खाली है, कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं ली जानी है, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सभी विश्वविद्यालय को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पदों सहित नियुक्ति के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना के बारे में अद्यतन जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जेपीएससी को भी शपथ पत्र दायर करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। साथ ही अगली सुनवाई में कुलपतियों को सशरीर उपस्थित से छूट प्रदान की गई। इससे पहले प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पैरवी की। अनाथ व दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेंगे 10 लाख रुपए। झारखंड के सभी वर्ग के अनाथ व दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इसके तहत विद्यार्थी को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए ट्यूशन फी का भुगतान किया जाएगा। ट्यूशन फी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। यदि ट्यूशन फी 10 लाख रुपए से अधिक होगी तो शेष ट्यूशन फी का वहन विद्यार्थी स्वयं करेंगे। झारखंड के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित होने पर 4,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महीने के मध्य में कक्षाएं आरंभ होने या कक्षाएं समाप्त होने की स्थिति में भी उस महीने के लिए 4,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक विद्यार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी कोर्स के लिए चयनित अभ्यर्थी संबंधित कोर्स की समाप्ति तक इस योजना अंतर्गत लाभ के पात्र बने रहेंगे। आयु की गणना 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के भीतर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन लेने या फिर राज्य के बाहर, लेकिन देश के अंदर NIRF अद्यतन रैंकिंग में 200 रैंक वाले या फिर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन, फार्मेसी कैटेगरी में NIRF रैंकिंग में 100 रैंक प्राप्त किया हो। नेक द्वारा 1 ग्रेड वाले संस्थान भी मान्य होंगे। दीपावली के बाद झारखंड में लगेगा दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। मोदी, शाह, राहुल, खरगे जुटेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को विधानसभा की 43 सीटों पर होना है। वहीं दूसरी चरण का मतदान 20 नवंबर को विधानसभा की 38 सीटों पर होना है। नामांकन वापसी के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। दीपावली के बाद झारखंड में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगेगा। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। इसको लेकर कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 3 अक्टूबर को 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह घाटशिला, सिमरिया व बरकट्ठा में चुनावी सभा कर प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड आएंगे। वह चाईबासा व गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोकारो व रांची में भी चुनावी सभा प्रस्तावित है। हालांकि अभी इसकी तिथि तय नहीं हुई है। इसको ध्यान में रखकर पार्टी के स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इनके साथ बीजेपी के स्थानीय नेताओं का भी कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल दिवाली के दूसरे दिन रांची पहुंच सकते हैं। वह पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे। श्री वेणुगोपाल का दूसरे जिले में कार्यक्रम पार्टी तैयार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी का भी कार्यक्रम तय किया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।